नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में। टॉक टाइम में हम आपकी मुलाकात किसी मशहूर शख्सियत से करवाते हैं या ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी या जिनके करियर से लोग प्रेरणा पाएँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ है भारतीय पुलिस सेवा के 94 बैच के बड़े अधिकारी और मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी राजा बाबू सिंह साहब। सिंह साहब, आपका विस्तार न्यूज़ में बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच ब्रजेश जी, आप मेरे पुराने दोस्त हैं। सर, आपको यहाँ बुला के हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे हम लगातार वैसी बहुत सारी बातें की हैं, और मगर सबसे खास बात आपकी ये है कि एक बहुत छोटे से गांव, बांदा के एक बहुत छोटे से गांव से निकल के आपने पुलिस सेवा में जो ऊंचाइयां पाई हैं वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। मगर जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है एक बहुत छोटे से गाँव, तो कभी आपको लगा था स्कूल वहाँ गाँव में जो आपकी पढ़ाई हुई कि आप इस मुकाम तक पहुँचेंगे? देखिए ब्रजेश जी, ये बात सच है कि मैं किसान परिवार से हूँ, गांव से हूँ, और मेरे परिवार में 7 पीढ़ियों में कभी कोई क्लर्क भी नहीं रहा। मैं पहला व्यक्ति हूँ गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाला, और वो भी सीधे आईपीएस। मैं गांव में कक्षा 8 तक पढ़ा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड और जो वहाँ की शिक्षा पद्धति किसी भी स्टेट की हो, मैंने 1980 में कक्षा 8 पास किया था जूनियर हाई स्कूल पचनेही बांदा से। फिर वहीं पर एक एकीकृत ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, उसका फॉर्म मुझे हेडमास्टर साहब ने भरवाया था, उसको मैं पास कर गया था। और फिर 30 जो लड़के, उस समय हमारा जो डिविजनल कमिश्नर जो हमारा मंडल था झांसी हुआ करता था, उन 30 चयनित छात्रों में से मैं भी एक प्रतिभाशाली छात्र था। तो मुझे जीआईसी झांसी बुलाया गया, हॉस्टल में रखा गया। वहाँ से मैंने 10+2 किया। फिर मेरी वहाँ से यात्रा चल पड़ी। बचपन से ना तो मुझे पता था कि मैं इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाऊँगा, और आईएएस आईपीएस बनना तो दूर की बात थी। वहाँ से 10+2 करने के बाद वहीं पर लोगों ने बताया कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जा कर के ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। मैं वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया, मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने एमए फिलासफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें मैं सेकंड टॉपर था पूरी यूनिवर्सिटी में। और एमए कंप्लीट भी नहीं हुआ था तभी मैंने जेआरएफ जो यूजीसी एग्ज़ाम लेता उसे पास कर लिया था। मैंने रिसर्च भी किया, 1 साल मैंने स्कॉलरशिप ली थी। और थर्ड अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स में हुआ था, मेंस में नहीं हुआ था। सेकंड में प्रीलिम्स मेंस मैंने क्वालिफाई कर लिया था। इंटरव्यू देने दिल्ली गया था, और मैं आपको बता दूं, मैं जब दिल्ली गया था इंटरव्यू देने, तो दैट वाज माय फर्स्ट जर्नी टू दिल्ली। उसके पहले मैंने दिल्ली देखा ही नहीं था। बहुत शानदार। और फिर थर्ड अटैम्प्ट में मैं मेंस दे करके आया था, और मैंने अपने दोस्तों से कहा था मैं आईपीएस बन रहा हूँ। जब रिजल्ट आया फाइनल इंटरव्यू के बाद, तो मैं आईपीएस था। क्या बात है। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब उस गांव से लेके आईपीएस बनने तक, यूपीएससी में आपका पहली बार नहीं हो गया, एक सामान्य छात्र की तरह होता चढ़ाव आपके साथ होता रहा, तो वो क्या चीज़ थी, वो क्या जिजीविषा थी, वो क्या ताकत थी जिससे लगा कि आप नहीं कुछ बढ़िया कर पाओगे उस भीड़ में? गांव से निकल के जब आप इलाहाबाद आए होंगे तो बहुत बड़ी भीड़ दिखी होगी आपको छात्रों की। ब्रजेश जी, मेरे व्यक्तित्व का एक जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि मैं बहुत जुनूनी हूँ। आपकी मेरी करीब 28 साल की दोस्ती हो गई। आपने देखा होगा कि मैं कितना पैशनेट आदमी हूँ, कितना जुनून है मेरे अंदर। मैं अगर किसी चीज़ को ठान लेता हूँ तो मुझे काल भी नहीं रोक पाता। तो अचानक मैं सिर्फ 9 साल रहा इलाहाबाद, और इलाहाबाद 9 साल में ही मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जेआरएफ निकाला, और थर्ड अटैम्प्ट में मैंने सिविल सर्विस भी क्रैक कर दिया। लास्ट के सिर्फ 3 साल मैंने पढ़े हैं, और एक बार मैंने ठान लिया तो फिर मैं 24 घंटे बस एक ही धुन थी, पढ़ना है। इतना हार्ड वर्क करता था और इतना मेहनत करता था। लेकिन एक था कि मैं ग्रैस्पिंग पावर मेरा बहुत अच्छा है, मैं किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लेता हूँ। मेमोरी मेरी बड़ी शार्प है, अभी भी भूलता नहीं किसी चीज़ को। और फिर जो एक्सप्रेशन पावर है मेरे अंदर, जो एनालिटिकल और एक्सप्रेशन का पावर है, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है यही मेरी स्ट्रेंथ रहे, और ऑफ कोर्स प्रभु की कृपा तो रही ही। प्रभु की कृपा से ये चमत्कार हुआ। वो लोग जो गांव के लोग इंस्पायर होते हैं या बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आगे बढ़ें? देखिए, लोग कहते हैं कि मैं तो सेल्फ मेड मैन हूँ। मैं इस ओवर यूज्ड वर्ड फ्रेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं कक्षा 4 में था तब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। मैं गांव से तांगे में चने का बोरा लेकर के लाता था और मंडी बांदा में बेचता था, वो पैसा लेके मैं पढ़ने जाता था। इससे बड़ी प्रेरणा, इससे बड़ा मोटिवेशन और इससे बड़ा कोई सेल्फ मेड व्यक्ति क्या हो सकता है। क्या बात है। तो आपको बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, न डरने की ज़रूरत है। सिर्फ आप एक बार ठान लीजिए कि मुझे ये करके दिखा देना है, और अगर आपके अंदर ग्रे मैटर है और थोड़ा सा आप बिल्कुल कमिटमेंट के साथ मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, एक धुन है आपके अंदर, जुनून है कि मुझे ये करना ही है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको मंजिल ना मिले। बस आप तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में पोस्टेड रहे, कई जिलों में आप एसपी रहे, तो आप भिंड में भी रहे, तो वो इलाका भी डकैत प्रभावित था जब आप वहाँ एसपी थे। आप सतना में भी रहे, वहाँ भी उसी टाइप का इलाका था डकैत से जुड़ा हुआ यूपी का। तो कोई ऐसा अनुभव जो आपको वहाँ बड़ा याद रहा हो इन दिनों? देखिए, जब मेरा शुरू का कैरियर था 1995 में इस स्टेट में आया, जब मुझे रोस्टर से मध्य प्रदेश कार्डर मिला था, तो शुरू में तो हम लोगों को जो JNPS सागर में उस समय जितने IPS प्रोबेशनर इस कार्डर में आते थे, तो उनको 16 वीक्स का एक जो स्टेट की जानकारी दी जाती है उसका ट्रेनिंग कराई जाती थी। तो हम JNPS सागर के बाद मुझे रायपुर में प्रोबेशन करने को मिला था। उस समय बहुत अच्छे ऑफिसर इस कार्डर के, बहुत अच्छे ऑफिसर, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, श्री सरबजीत सिंह, वो मेरे SP थे। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और आज भी मैं मेरे दिल में उनके प्रति बहुत इज्जत है। वैसा ऑफिसर बड़े मुश्किल से मिलता है। फिर इसके बाद मैं उस समय DGP श्री पाठक साहब थे, उन्होंने कहा ये जो नए ऑफिसर्स आए हैं इनको कुछ समय के लिए नक्सल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। 6 महीने के लिए हम लोगों को बालाघाट में रखा गया था। इसके बाद से पहला जो मेरा ब्रेक थ्रू था वो ASP जबलपुर था। मई 97 में, मई 97 में मैं जबलपुर पहुंचा था। उस समय श्री सुधीर सक्सेना मेरे SP थे। वहाँ मैं 2 साल रहा। ASP और एडिशनल SP जो सिलेक्शन ग्रेड मिलता है हमको, जो सीनियर स्केल मिलता है, तो उसमें हम थे और 2 साल मैंने बहुत काम किया। और वहीं से फिर मेरी इमेज बिल्डिंग शुरू हुई कि मेहनती है और नियमानुसार काम करता है, सख्त हैं, डंडे चलाते हैं। तो वहाँ से मेरा फिर कैरियर खड़ा होना शुरू हुआ और पहला पुलिस अधीक्षक मैं कोरबा था। इसके बाद मैं राजगढ़ आया, राजगढ़ से सतना गया, फिर मैं 3 साल पुलिस मुख्यालय में भी रहा। यहाँ पर AIG प्रशासन था, AIG स्पेशल ब्रांच था, PTRI में था। और इसके बाद फिर मैं भिंड गया, 1st बटालियन इंदौर में मैं कमांडेंट था और छिंदवाड़ा SP। फिर मुझे AIG प्रोविजनिंग भी रहा मैं 6-7 महीने। जो प्रेजेंट इस समय DGP साहब है श्री मकवाना, कैलाश मकवाना, वो मेरे IG थे और वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। उनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, उनकी ऑनेस्टी है, वो मेरे रोल मॉडल है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो ADG उस समय BM कंवर सर थे, ADG आनंद राव पवार सर के साथ मैंने काम किया है, जो बाद में DGP बने। मैं उनका AIG प्रशासन था, मैंने बहुत अच्छे ऑफिसर्स के साथ काम किया है। और फिर जुलाई 2012 में जब मैं IG बालाघाट शहडोल DIG के बाद प्रमोट हुआ, तो तब मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाना चाहिए। मैंने स्टेट में काफ़ी काम कर लिया। देन आई वेंट ऑन डेपुटेशन टू इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सर, ये मेरा इंटरेस्ट का सवाल है कि जब आप मध्य प्रदेश पुलिस में इतना लंबा सेवा के बाद आप ITBP चले गए। जी हाँ। आपने खुद मांगा, डेपुटेशन पे गए। जी हाँ जी। और ITBP में आप अरुणाचल प्रदेश चले गए, इतनी दूर। जी हाँ। तो वहाँ क्या अलग देखा आपने? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ हम सीधे चले, वहाँ परमिट मिलता है। अभी भी चीन की बॉर्डर करीब है, हम परमिट से जा सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ क्या माहौल रहता है पुलिस का? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आप बड़े इनफॉर्मल माहौल में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और ये कोई तो मेरा बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जो व्यूअर्स को, युवाओं को, ताकि उससे प्रेरणा मिले। मैं जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाना चाहिए,
उस समय संयोग से डीजीपी श्री नंदन दुबे साहब बन गए थे। उन्होंने कहा कि तुम, बिल्कुल सच बात है, मत जाओ डेपुटेशन, मैं तुम्हें आईजी जबलपुर बना दूंगा। उस समय श्रीनिवास वो जो राव सर थे वो उस समय आईजी जबलपुर थे। ये बात है जून जुलाई 2012 की। मैंने कहा सर वो मेरे सीनियर हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें हटा करके मैं आईजी जबलपुर बनूं, मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊंगा। वहाँ मैं गया और मैंने जब ज्वाइन किया वहाँ पे उस समय जो डीजी आईटीबीपी थे श्री रंजीत सिन्हा थे, बाद में वो डायरेक्टर सीबीआई बने। उन्होंने कहा राजा बाबू, जो आईपीएस ऑफिसर यहाँ आता है वो आते ही कहता है कि मुझे यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, आप कहाँ जाना चाहोगे? मैंने कहा सर आप मेरे डीजी हैं, आप जहाँ कहेंगे मैं चला जाऊँगा। कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे, ईटानगर जाओगे, अरुणाचल प्रदेश? मैंने कहा यस सर। मैं चला गया और वो इतने खुश हुए, मेरे से मिलने आए थे उस समय वो, अब तो इस संसार में नहीं है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो ईटानगर मेरे से मिलने आए और वहाँ मैंने जो मल्टीपर्पज़ हॉल था उसके लिए मैंने कहा सर अगर यहाँ पे हम मैपल वुड फ्लोरिंग और ये वॉल पैनलिंग करा दें तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ट्रेनिंग होती है, योगा होता है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, बारिश बहुत होती है नॉर्थ ईस्ट में, और तो ये हॉल ही सहारा है। कहा कितना पैसा चाहिए? उसमें मैंने कहा सर यहाँ 55 लाख चाहिए। उन्होंने इमीडिएट वहीं से IFA जो इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है ITBP का फ़ोन लगाया कि इसको इतना पैसा दे दो, इतना। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में DIG सेक्टर अरुणाचल प्रदेश ITBP था, तो ये जो पूरी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है, जो वहाँ से शुरू होता है दौलत बेग ओल्डी से वहाँ लेह में, और जाके इधर ईस्ट साइड में जो इंडिया तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर पे एक जगह है किबुथू से भी राइट साइड में, वहाँ पे वो ख़त्म होता है। तो उसका एक वो 5 स्टेट से गुजरती है इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर है। आप लेह है, फिर आप हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आता है, और फिर आपका सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो उसमें से जैसे मैं इसका अरुणाचल का सेक्टर कमांडर था, तो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं। आप आलो के आगे भी मैं विजिट पे जाया करता था, और वहाँ पे जो बफर एरियाज़ हैं जहाँ पे पेट्रोलिंग अलाउड है जिस पॉइंट तक, तो वहाँ तक हम जाते थे। और वहाँ के लोग जो है वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना। तो वहाँ पे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है? नो, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है जी। जैसे आप देख रहे हैं इस मणिपुर में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कोई इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम नहीं। अरुणाचल प्रदेश के जो 4 ज़िले हैं ईस्ट साइड के, वो म्यांमार से बॉर्डर करते हैं। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे हैं। इन 4 ज़िलों का अलग डायनामिक्स है जो इधर नागालैंड तरफ है, लेकिन वहाँ अरुणाचल में एज सच जब मैं था और अभी भी वहाँ कोई इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम वहाँ सर जो चीन वाली सीमा थी जहाँ पे विवाद हुआ था, तोमालोंग क्या था वो अब कुछ डिस्प्यूटेड पॉकेट्स हैं, वो चलता रहा, फिश टेल कहलाता है या 1 2, लेकिन मुझे लगता है जो विवाद जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं वो आर्मी का जो हुआ था वो सिक्किम वाले उसमें था, सिक्किम नॉट इन अरुणाचल। लेकिन हाँ डिस्प्यूटेड पॉकेट्स हैं, अरुणाचल तरफ भी हैं, तवांग तरफ है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है हमारा। और हमारा जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है बहुत अच्छी माउंटेनस फोर्स है, और बहुत अच्छे से वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर को डिफेंड कर रही है, और हम अपने को असर्ट कर रहे हैं। सर आपके करियर का एक और बड़ा चमकदार पहलू है जिससे मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ कि आप फिर उसके बाद BSF में गए, और आपको BSF में कश्मीर में डेप्यूट किया, IG कश्मीर, और आप श्रीनगर में रह के आपने पूरा इलाका घूमा। तो अचानक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अरुणाचल प्रदेश से, फिर आप सडनली फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां फिर गतिविधियां चल रही हैं। तो वो अनुभव कैसा रहा? देखिए फर्स्ट जो मेरा सेंट्रल डेपुटेशन था उसको ख़त्म करने के बाद जो 3 साल का मैंडेटरी कूलिंग ऑफ होता है, तो मैंने ये सोच रखा था कि ये जो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ है मैं मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में ही गुजारूंगा। एक बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट पोस्ट तो नहीं है, IG कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी, लेकिन उसमें अच्छी बात यह थी कि आपको वो जो गवर्नमेंट हाउस है दिल्ली में वो रिटेन करने को मिल जाता था, और बच्ची की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन मेरी वो इच्छा थी, लेकिन जैसा कहा गया है ना, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मैं कुछ और सोच रहा था, हुआ कुछ और। प्रभु के पास ब्रॉडर विजन होता है, 360 व्यू होता है, और वो ज़्यादा अच्छा होता है।
मुझे वहाँ से हटना पड़ा। मैं यहाँ IGSF जबलपुर रहा, फिर मैं IGADG ग्वालियर जोन था 1.5 साल। आपने देखा यहाँ का भी मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल था। फिर जब मुझे दोबारा यहाँ ADG कम्युनिटी पुलिसिंग किया गया तो फिर मैंने दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई किया। मुझे इस बार BSF में ले लिया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। शुरू में तो मैं 7 महीने करीब चूरा चांदपुर मणिपुर में रहा। वहाँ पे हमारा एक BSF का ट्रेनिंग सेंटर है, स्टैंड अलोन, काफ़ी बड़ा। जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2021 में, उस समय मैं अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में, जो 450 एकड़ में ये स्टैंड अलोन BSF का ट्रेनिंग सेंटर है चूरा चांदपुर मणिपुर में, उसका मैं डायरेक्टर था। इसके बाद से मुझे IG कश्मीर वैली भेजा गया और मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मेरे अधिकारियों को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो कश्मीर का कार्यकाल इतना सफल रहेगा। मणिपुर से आप कश्मीर आए? सीधे कश्मीर आया और MHA की प्रॉपर्टी, 2 हेलीकॉप्टर मेरे कैंपस में, 350 एकड़ का मेरा कैंपस था, हेडक्वार्टर कैंपस 350 एकड़ का, श्रीनगर एयरपोर्ट से उसकी बाउंड्री वॉल मिलती थी। और 2 हेलीकॉप्टर थे, एक Mi-17 था, MiG-17, और एक चीता था। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर वैली में गुजरती है, गुरेज वैली चकवाली से लेकर के और इधर पीर पंजाल से जहाँ मिलती है, ऐसा कोई इनक्लेव नहीं होगा, कोई रिजेज नहीं होगी, कोई रिज नहीं होगी, स्पर नहीं होगा जहाँ मैंने विजिट ना किया हो, अपने जवानों से बात ना किया हो। और वहाँ जो आर्मी ऑफिसर्स थे, वहाँ जो 15 कोर कमांडर थे, 2 डिप कमांडर थे, इवन जो नादन कमांड कमांडर थे, जिस समय प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं जनरल द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सच ए फाइन सोल्जर। फिर मेरे और दोस्त थे 19 डिप कमांडर, जिस समय कोर कमांडर जालंधर हैं, श्री अजय चंदपुरिया, जो 28 डिप कमांडर थे, जिस समय दीमापुर कोर कमांडर हैं। तो ये सारे मेरे अच्छे दोस्त बन गए और लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बॉर्न सोल्जर है और ये 7 पीढ़ियों से इसके यहाँ सोल्जरिंग हो रही थी। मैंने पूरे कश्मीर के कार्यकाल में एक भी दिन अपनी यूनिफॉर्म नहीं उतारी, पूरे टाइम यूनिफॉर्म में रहता था। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पूरे श्रीनगर सिटी में मैंने 10 किलोमीटर बाइक चलाई थी बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए। 25 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई थी श्रीनगर सिटी में। 75 साइकिलिस्ट का दल था, मैंने स्वयं लीड किया था। ऐसा नहीं कि IG हैं तो मैं झंडी दिखा करके अलग हो जाऊं। मैंने वॉकाथॉन किया था डल लेक के किनारे, उसमें ऑनरेबल जो LG साहब हैं श्री मनोज सिन्हा सर, वो भी काइंडली उन्होंने वॉकाथॉन को लीड किया था हमारे अनुरोध पे। 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस की जो शपथ होती है सरदार पटेल की, उसमें वो मैंने ओपन में डल लेक के किनारे कराई थी BSF की राष्ट्रीय एकता की शपथ। एंड दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिकल। पहली बार शायद श्रीनगर के इतिहास में ओपन में डल लेक के किनारे कोई फोर्स राष्ट्रीय एकता की शपथ ले रही थी। सर, यहाँ जो हम लोग दूर बैठ के बहुत कुछ कश्मीर के बारे में सोचते रहते हैं, आपने तो पूरा कश्मीर का इलाका छान मारा, PO के सराउंडिंग सब कुछ आपने घूमा है, तो वहाँ के लोगों की क्या फीलिंग है भारत को लेके? क्या वो मानते हैं कि वो भारत के हैं? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटा है, तब से अब ये बदला हुआ कश्मीर है। बहुत विकास हुआ है पिछले 6 सालों में। आप जाएंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इतना विकास हुआ है। और वहाँ का युवा भी अब ये जानने लगा है कि मुख्य धारा में रहने से क्या फ़ायदा। अभी आप देखें, कश्मीर की बच्चियाँ सिविल सर्विस में टॉप करती हैं, अच्छी पोजीशन लाती हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है, और कश्मीर के लोग भारतवासी हैं, उनका इतना प्रेम है अपने राष्ट्रीय एकता से, अखंडता से, मुझे कहीं भी नहीं लगा। खासकर आप देखें, इवन शमशाबारी रिज की, अभी तो हम यहाँ का आम आदमी समझता है कश्मीर मतलब श्रीनगर के आसपास का एरिया, गुलमर्ग, पहलगांव, लिद्दर वैली, गुंड वैली, ऐसा नहीं है। शमशाबारी रिज के उस पार भी कश्मीर है, गुरेज वैली है, केरन है, मच्छल है, तंगधार है, उरी बाउल है, गुलमर्ग है। वहाँ मैं जाता था, वहाँ के अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर, गुरेजी लोगों के अंदर, केरन के लोगों के अंदर इतनी बड़ी राष्ट्र प्रेम की भावना है, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है। वो इतने कट्टर हिंदुस्तानी हैं कि आप उनका प्रेम देख करके आप अपने को बौना महसूस करने लगते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा पहलू है जो मुझे बहुत पसंद आता है, और शायद यही वजह है कि मैं आपसे लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ कि आपको किताब पढ़ने का बहुत शौक है और आप बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स को रीड करते हैं।
एक तरफ आध्यात्म पढ़ते हैं तो दूसरा एक्सपेडिशन पढ़ते हैं, ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जिसको आपने पढ़ा नहीं, और हम कहते हैं कि राजा बाबू सिंह साहब वेल रेड पर्सन हैं। तो ये रीडिंग की हैबिट्स आपको कैसे लगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ शायद ये शुरू से मेरी पर्सनालिटी में इनग्रेंड था। जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा था और चारपाई पे लेटा रहता था, और मेरे ताऊ जी बगल में रामायण का पाठ करते थे, तो वो रामायण का पाठ सुनते सुनते मुझे बहुत सारी रामायण याद हो गई और मैं यहाँ तक पहुँचा ही हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। मेरे पास तो एक ही धन था, माँ सरस्वती की कृपा का धन। मैं तो किसान का बेटा था, मेरे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में आने की कोई ना तो परंपरा रही, ना किसी ने मुझे रेजिमेंटेड सोची समझी ग्रूमिंग दी। मैं तो वो वीड हूँ जो कहीं भी जंगल में उगाता है और एक दिन विशाल दरख्त बनता है। मैं तो कोई ये ना रो लगाते हैं, फिर नियमित सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, रेजिमेंटेड ग्रूमिंग ग्रोथ देते हैं। मैं तो जंगल में उगा हुआ वीड हूँ। उन्हें क्या पता कि एक दिन ये बरगद बनेगा एक जो है। तो सरस्वती माँ की कृपा से ही मैं यहाँ तक आया। और मेरा जो सबसे बड़ा पैसन है, नशा है, मैं बिना किताब के रह नहीं पाता। मेरे आप घर में आइए, आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक किताबें ही किताबें भरी हैं। मैं बहुत पढ़ता हूँ, दिन रात मेरा एक ही नशा है, रीडिंग एंड मोर रीडिंग। उसमें भी सर आप पढ़ते हो तो आप ओशो को पढ़ते हैं। ओशो के आप बड़े फाउंड लवर हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ जब कुचवाड़ा गया था, जो उनकी जन्मस्थली है, तो वहाँ भी लोग आपको याद कर रहे थे कि एक IPS ऑफिसर है राजा बाबू सिंह साहब, वो आते हैं। तो ओशो से इतना अनुराग कैसे है आपको? देखिए, ओशो को मुझे समझने में काफ़ी टाइम लग गया। शुरू में जब मैं कक्षा 8 में था गांव में, तो हमारे गांव के एक व्यक्ति थे जो ओशो के सन्यासी बन के आए थे। उनके पास से मुझे एक विदाउट कवर पेज फटा हुआ था, एक किताब मिल गई। ओशो के जो प्रवचन है वो बाद में ट्रांसक्राइब हुए थे। ओशो ने सिर्फ 2-1 किताबें लिखी हैं, बाकी तो सारे उन्होंने 650 बोली हैं, सिर्फ ट्रांसक्राइब हुई हैं। जो बोला है उसको किताबों में पब्लिश हुआ है। एक बड़ा अच्छा उनकी किताब है, समाजवाद से सावधान। मैंने वो पढ़ा था जब कक्षा 8 में था। तब ना समाजवाद को जानता था, ना ठीक से ओशो को जानता था, लेकिन इतनी ज़बरदस्त उनकी तर्क शैली थी, इतना ज़बरदस्त लॉजिक था, मेस्मराइजिंग था। फिर धीरे धीरे मैं ओशो को पढ़ने लगा, गहराई से पढ़ने लगा। उनके तर्क शैली से मैं बड़ा प्रभावित हो गया, क्योंकि मैं भी इंटेलेक्चुअल था, तो उनके तर्कों को मैं देता था। फिलॉसफी से आपने भी MA किया हुआ है। फिलॉसफी से मैंने MA किया है, उन्होंने भी MA किया है। बाद में मुझे पता चला कि ओशो की सिर्फ एक देशना है, और मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ। ओशो सिर्फ एक ही बात करते थे, ध्यान, मेडिटेशन एंड मोर मेडिटेशन। ओशो का एक ही कहना था कि इस संसार में एक ही चीज़ करने की है, वो है साक्षी भाव से भर जाना, विट्रेसिंग करना, ध्यान में उतरना, ध्यान में गहरे जाना। मैं ओशो का जो सबसे अच्छा वर्क है, अगर आपको ओशो का वर्क समझना है, पढ़ना है, ओशो को समझना है, वो अष्टावक्र गीता पे उनके प्रवचन हैं। अष्टावक्र गीता महागीता है। मैं 2005 में मैंने उनके प्रवचन सुने थे अष्टावक्र गीता पे। जो उनके पॉजेज आते हैं प्रवचन के बीच में, उसमें मैं ध्यान में स्वयं कई बार गिरा था। अब इतने सालों बाद, करीब 20 साल बाद, उसके एक एक शब्द को बार बार सुनने से दोबारा इतनी गहरी अनुभूति बनी है। तो ओशो बहुत ही महान व्यक्ति थी, जो अष्टावक्र गीता को समझ जाए, अष्टावक्र गीता के बारे में बोले। और उससे बड़ा ग्रंथ मैं, हालांकि इस समय भागवत गीता को काफ़ी पढ़ता हूँ। भागवत गीता जब मैं वहाँ था ग्वालियर में, काफ़ी भागवत गीता की प्रतियाँ बंटवाई थी। श्रीमद् भागवतम काफ़ी पढ़ने लगा हूँ, और नारद भक्ति सूत्र, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता इज़ द अल्टीमेट। आप कहीं सर आप 25 साल की उम्र में अयोध्या कार सेवक बन के गए थे? हाँ, यस। भगवान राम के प्रति मेरी बड़ी अगाध श्रद्धा है। मैं स्टूडेंट था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और मैंने ये अटेम्प्ट देना शुरू ही किया था। उस समय कार्यक्रम चल रहा था कार सेवा का, विश्व हिंदू परिषद का ये आह्वान था, और उन्होंने बस अरेंज की थी। मैं भी छात्रों के साथ गया था। उस समय रामलला टेंट में विराजमान थे। मैंने माथा नवाया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन यहाँ पे रामलला का भव्य मंदिर बने, और मेरे जीवन काल में ही वो चरितार्थ हुआ। आप देखें कितना भव्य मंदिर बना है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व अब भगवान राम के दर्शन करने आता है, अयोध्या को देखने आता है।
हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण था जब वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सर, इस सख्त पुलिस वाले के पीछे एक अंदर सा कोमल सा दिल भी है जो अपनी बेटियों के लिए धड़कता है। मगर आप और यदि खाली वक्त में किताब नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? क्या म्यूजिक? इन्वायरमेंट मैं पिछले 10-12 सालों में, हालांकि मेरे अंदर किसान का बेटा हूँ, शुरू से बीज था इन्वायरमेंट के प्रति प्रेम का, लेकिन पिछले 10-12 साल से मैं बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट हो गया हूँ। आपने सुना होगा कि मैंने जहाँ भी रहता हूँ कितने पेड़ लगाता हूँ। कश्मीर में मैं पहली बार टेम्परेट जोन में काम कर रहा था, हालांकि मैं ट्रॉपिकल जोन में पहले काम करता रहा हूँ। वहाँ भी मैंने बहुत पौधे लगवाए, लीची के, इसके आपके चेरी के, प्लम के, एलमंड के, एप्पल्स के, वॉलनट्स के बहुत पौधे लगवाए। फिर जो सॉइल ही हेल्दी सॉइल रहे, डर्ट ना बन जाए, इस पर मैं कई बार पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा प्रेम है वो इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को लेकर के है और सॉइल हेल्थ को लेकर के है। अगर मैं किताबें नहीं पढ़ रहा होता हूँ, अगर मैं अपना शासकीय दायित्व नहीं निभा रहा होता हूँ, अगर मैं परिवार के साथ नहीं होता हूँ, तो मेरा चौथा जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन है, मेरा जो पैसन है, मेरा जो प्यार है, वो पर्यावरण है। मैं पर्यावरण, नेचर के साथ रहना पसंद करता हूँ और मुझे इतना आह्लादित कर देता है, वो मुझे समाधि की तरफ ले जाता है। क्या बात है सर। 2 साल बाद आप अपनी पुलिस सेवा से रिटायर्ड हो जाएंगे। 2 साल 5 महीने एग्जैक्ट जी। हाँ। तो फिर क्या सोचा आपने? अयोध्या में बसेंगे या बांदा में या भोपाल में? देखिए, अयोध्या तो मेरा लाइफ लॉन्ग लव है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अयोध्या में गुजारने की कोशिश करूँगा, रामलला के श्री चरणों में, उस पवित्र पावन भूमि में जहाँ रामलला कभी खेले थे, उनका 600 काल बीता था, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। फिर ऑफ कोर्स मैंने बताया जैसा मुझे पर्यावरण के प्रति प्रेम है, पर्यावरण के लिए काम करना, फिर जो अपना इलाका है, बुंदेलखंड इलाका है, बांदा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो जो पिछले 33-34 सालों का जो मेरा विजडम इकट्ठा हुआ है सरकारी नौकरी के दौरान, मुझे एक्सपीरियंसेज हुए हैं और जो मैंने टूल्स इकट्ठे किए हैं, तो वो जनता के काम में लाऊंगा, उनका भला करूंगा। उनको देखिए, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है अभी भी हमारे 70% पॉपुलेशन के साथ, वो है कि नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी को राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो भी गई तो दूसरा इशू है दे डोंट हैव एक्सेसिबिलिटी टू द सिस्टम कि कैसे उसको करना है। अगर एक्सेसिबिलिटी भी हो गई तो एफोर्डेबिलिटी का सवाल है। तो अगर आप 33 साल 34 साल तक इतनी सीनियर पोजीशन में रहे हैं, तो बजाय रिटायरमेंट के बाद आप किसी एक फ्लैट में रह करके आप अपनी मौत का इंतज़ार करें, क्यों ना आप अपने क्षेत्र में जाएं जहां से आप आए हैं और अपने विजडम का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, और उनको एक्सेसिबिलिटी दिलाने के लिए और उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ग्रोथ फैसिलिटेट करने के लिए, उसमें आप अपने एक्यूमुलेटेड विजडम का इस्तेमाल करें, बाकी ज़िंदगी का इस्तेमाल करें। ऐसी ही मेरी कुछ सोच है। तो शायद पोस्ट रिटायरमेंट मेरा ज़्यादा समय बुंदेलखंड में, अपने इलाके में और अयोध्या में बीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर, आपने इतनी सारी Thank बातें you, की और बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी और दर्शकों के लिए भी होगा क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में इतने सारे शेड हैं कि हर शेड जहाँ छेड़ो तार तो वहाँ एक तरंगें उठती हैं, एक संगीत निकलता है। तो राजा से आप सर यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा फिर किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। नमस्कार।